नमस्कार बच्चों, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी की ये वीडियो बन रहा है और आज हम चर्चा करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, जो मैं समझाने जा रहा हूँ ये सिर्फ आंसर बताना उद्देश्य नहीं है। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इनके विथ कॉन्सेप्ट बताऊँगा और ये जो कॉन्सेप्ट जो होते हैं वही एग्ज़ाम में काम आते हैं। तो हमें कॉन्सेप्ट तैयार करने हैं, हमें क्वेश्चन को समझना है, हमें रटने की आवश्यकता न पड़े। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। आज का जो डीएनए ब्लॉक में सबसे पहले हम बात करें वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। किसके बारे में बात करें? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम टाइम में ये सारी चीज़ें आपको याद आएगी। आपका पहला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व। किसे कहते हैं संक्रमण तत्व? भाई साहब, रंगीन यौगिक बनाते हैं? हाँ बनाते हैं संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक। क्या संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? हाँ भैया, संक्रमण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्या संक्रमण तत्व मिश्र धातु भी बनाते हैं? तो हाँ भाई साहब बनाते हैं। क्या संक्रमण तत्व अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं? अगर वो भी होता तो वो भी लिख लेते। हाँ भाई करते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी गुण प्रदर्शित करते हैं संक्रमण तत्व। उपरोक्त सभी गुण प्रदर्शित करते हैं। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक 29 का तत्व आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस ब्लॉक में रखा गया है? तो भाई साहब, परमाणु क्रमांक 29 किसका है? कापर का। किसका है? कापर का। और कापर है ना, कापर का परमाणु क्रमांक कितना? 29 है। और कापर कौन से ब्लॉक में है भैया? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व है ये कापर। प्रथम संक्रमण श्रेणी का। प्रथम संक्रमण श्रेणी में तत्व आते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कापर और जिंक। तो ये भैया कापर है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। मेरी बात समझ में आई बेटा आपको? अगला है 3D संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव। क्या होता है भैया? परिरक्षण प्रभाव। ठीक है, 3D संक्रमण श्रेणी में। तो 3D संक्रमण श्रेणी यही है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक, इसी को क्या कहते हैं? अपन 3D संक्रमण श्रेणी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है भैया? जैसे इसमें सबसे पहले बात करूं मैं स्कैंडियम की। स्कैंडियम, इनमें होता क्या है? इन एलिमेंट्स में 4 कक्षाएं होती है, मालूम होगा आपको। अब आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर इंटर करेगा? 3D1 से लेकर 3D10 तक इंटर करेगा। जैसे कि इसका 3D1 होता है, इसमें 3D10, 3D2 होता है, 3D3 होता है। ठीक है, ऐसे करके इंटर करेंगे। इसका क्या होगा? 3D10। लास्ट में क्या पढ़ते हैं? इसमें 3D10 कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं जिंक में। और इसका क्या होता है? 3D1 होता है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो डी में भरते जा रहे हैं। D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, ऐसे अपन इलेक्ट्रॉन भर रहे। तो जैसे जैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन डी में भरेंगे, वैसे वैसे क्या होगा? यहाँ नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा। 21 की जगह 22 इलेक्ट्रॉन हो गए तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। 23 होगा तो नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? ये नाभिक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? उनको प्रतिशत करेंगे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को। इसको क्या कहेंगे? परिरक्षण प्रभाव। तो जैसे जैसे डी के इलेक्ट्रॉन अंदर इंटर करेंगे कक्षा में, वैसे वैसे क्या होगा? परिरक्षण प्रभाव क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। तो भाई साहब, इसका सही जो आंसर है 3D संक्रमण श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने के साथ साथ परिरक्षण प्रभाव, याद रखना क्या होता है? बढ़ता है ना, क्योंकि डी ऑर्बिटल क्या करते हैं? परिरक्षित करते हैं आने वाले इलेक्ट्रॉनों को, मतलब बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को। तो बढ़ता है लिखना यहाँ पे। ठीक है, ओके, यहाँ तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट दीजिएगा साथ साथ में, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण होता है? भाई साहब, आपके सामने संक्रमण तत्व दे रखे हैं ये। किस संक्रमण तत्व की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है? क्या स्कैंडियम की, क्या टाइटेनियम की, क्या मैग्नीज की, या फिर जिंक की? तो Zn भाई साहब सिर्फ +2 शो करता है। ठीक है, स्कैंडियम +2 +3 शो करता है ना, +2 और +3 शो करता है। और टाइटेनियम भाई साहब +2 +3 और +4 शो कर सकता है। लेकिन ये भाई साहब मानते ही नहीं है। +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन? मैग्नीज। तो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था तक कौन जाता है भाई साहब? यहाँ पर मैग्नीज जाता है बेटा। कौन जाता है? मैग्नीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक जाता है। अब बात करें परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं भैया? अधातुएं करती है? नहीं। धातुएं करती है? नहीं, है ना। सामान्य तत्व करते हैं? नहीं। संक्रमण तत्व करते हैं परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित। कौन करते हैं? संक्रमण तत्व जो है परिवर्ती क्या करते हैं भैया? संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर। संक्रमण तत्व सामान्यतः अणुचुंबकीय होते हैं। संक्रमण तत्व सामान्यतः क्या होते हैं? अणुचुंबकीय होते हैं। रीजन? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण। जहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो क्या होगा? अणुचुंबकीय होगा।
तो संक्रमण तत्व जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं। अपूर्ण कक्षक से कोई लेना देना नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मेन कॉन्सेप्ट रहता है अणुचुंबकीय गुण के लिए, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इसलिए ये जो है संक्रमण तत्व अणुचुंबकीय होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जैसे कि ये कंडीशन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है। अगर ये अनपेयर्ड कंडीशन है, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये क्या है, पेयर्ड मतलब युग्मित। और अकेला इलेक्ट्रॉन है, अकेले इलेक्ट्रॉन है कक्षक में, तो वो क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहलाता है, अयुग्मित। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं ये। परा यूरेनियम तत्व वे तत्व होते हैं, कौन से तत्व होते हैं, मतलब यूरेनियम के बाद में आने वाले एलिमेंट। पेरियोडिक टेबल देखोगे ना तो यूरेनियम के बाद में आने वाले एलिमेंट क्या कहलाते हैं, परा यूरेनियम, मतलब यूरेनियम से भारी, जिनका परमाणु क्रमांक ज़्यादा हो, जिनका परमाणु भार ज़्यादा हो, उनको क्या कहते हैं, परा यूरेनियम। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा यूरेनियम से भारी है, या यूरेनियम से हल्के हैं, या यूरेनियम के समस्थानिक है, यूरेनियम के समान भार वाले हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला, यूरेनियम से भारी है। ओके, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, चलिए, क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ध्यान से देखना बेटा, ये पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन, क्रोमियम परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बेटा क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और फिर क्या लिखूंगा 4s1 और 3d5 होता है ना। अर्धकक्षक पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, डी में चला जाता है फोर्स, इसलिए यहाँ 4s1 रह जाता है। तो ये 4s1 और ये लिखा मैंने 3d5, 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं भाई साहब, इसमें 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। कितने, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। मेरी बात समझ में आई। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, डी वाला। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसमें, 6 है भाई साहब, कितनी है, 6। ओके, अब अंतराकाशी यौगिक कौन बनाता है, तो एक और गुण आ गया, संक्रमण तत्व, है ना। अभी बताया था संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। और भाई साहब का एक और गुण है कि संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, मतलब इनके हाइड्रोजन के साथ या किसी के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये किसी दूसरे एटम को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेंगे और वापस छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो उसको कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। तो ये है अंतराकाशी यौगिक, सभी बनाते हैं अंतराकाशी यौगिक, आयरन, कोबाल्ट, मैग्नीज, ये सभी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लेंथेनाइट श्रेणी में लेंथेनाइट हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये दोनों सही बता दिए, इसका छठवा, इसका जो कौन सा है डी वाला और इसका भी डी वाला, इसको बता देता हूं मैं अब। लेंथेनाइट श्रेणी में लेंथेनाइट हाइड्रोक्साइडों की क्षारकता, क्या होता है क्षारकता, तो ये लेंथेनाइट श्रेणी कहाँ से शुरू होती है, लेंथेनम 57 से, है ना। लेंथेनम, फिर सीरियम, प्रोज्मोडियम, नियोडीनियम, लेसिने पर नदियाँ, प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, अरे तुम अब, और लास्ट में क्या आ रहा, ल्यूटेशियम इगोत्तर आ रहा। मेरी बात सुनना ध्यान से बेटा। तो जैसे जैसे अपन इधर से इधर की ओर चलेंगे वैसे वैसे आकार में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। क्या होती जाती है, आकार में कमी होती जाती है। लेंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इनके आकार में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है, जिसे लेंथेनाइट संकुचन कहते हैं। मेरी बात समझ में आई। अब क्या होगा, जैसे जैसे आकार में कमी हो रही है तो वैसे वैसे क्या होगा कि जो OH माइनस है ना हाइड्रोक्साइड, मतलब LaOH थ्राइस, लेंथेनम हाइड्रोक्साइड, ये बनाएगा लास्ट में LuOH थ्राइस, ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीरियम हाइड्रोक्साइड, प्रोज्मोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे जैसे भैया अपन इधर से इधर की ओर चलेंगे आकार क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा था, हाइड्रोक्साइड आयन को देने की प्रवृत्ति कम होती जाएगी। सबसे बढ़िया कौन देगा, इधर वाला, ये आसानी से देगा। तो क्या कहें कि लेंथेनाइट श्रेणी में लेंथेनाइट हाइड्रोक्साइड की क्षारकता क्या होती जाती है, क्या लिखेंगे यहाँ पे भैया, बढ़ती की घटती, घटती जाती है, क्योंकि आकार छोटा आ रहा, घटती जाती है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एफ ब्लॉक के तत्व क्या कहलाते हैं, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक के तत्व। तो एफ ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं अंतः संक्रमण तत्व, अंतः संक्रमण तत्व कहलाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को, क्या कहते हैं, अंत। और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, अधिकांश संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अणुचुंबकीय। क्या होते हैं, अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तो नहीं होते, है ना, चुंबकीय होते हैं। तो कौन से, अणुचुंबकीय होते हैं, अणुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं।
परमाणु क्रमांक वृद्धि पर लैंथेनाइडों की त्रिज्या का आकार क्रमशः क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अभी बताया था कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे साइज क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। चलिए, जिंक भाई साहब केवल क्या करता है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है लास्ट में अपन क्या लिखते हैं 3d10 और 4s2 लिखते हैं ना, तो ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल सकते हैं, ये नहीं निकलते जिंक में Zn2+ तक, तो सिर्फ +2 ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है। इसके अलावा भाई साहब को कोई अनुमति नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, संक्रमण तत्व और उनके यौगिक का कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं, कैटलिस्ट का, उत्प्रेरक का। तो यहाँ पर लिखेंगे भैया उत्प्रेरक का काम करते हैं, ये उत्प्रेरक का काम करते हैं कैटलिस्ट का। अंतः संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। चलिए लिखते हैं, ठीक आ गई है भाई, N-2 F 1 से लेकर 14, फिर लिखूंगा N-1D 0 1 और लास्ट में क्या लिखूंगा NS2। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2 F में कहाँ से कहाँ तक बढ़ते इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर 14 तक भैया, और N-1D 0 भी रखते हैं, 1 भी भर सकते हैं, और NS2 कॉन्फ़िगरेशन होता है। पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र भैया सरल है, लिख लो यहाँ पर KMnO4। क्या है, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का सामान्य सूत्र क्या है, KMnO4। क्लियर, आ गया समझ में? ठीक है, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, मज़ा आ रहा हो तो। और अगली यूनिट कब करवाऊँ और बाकी की क्वेश्चन कैसे करवाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ज़्यादा से जितना ज़्यादा जल्दी बच्चों की डिमांड बढ़ेगी उतना जल्दी आपके पास नया वीडियो आएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा बेटा। लास्ट का पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है, KMnO4। अगला है आपके पास, अब जो है बात करने जा रहा हूँ मैं, जोड़ी मिलाइए, रब ने बना दी जोड़ी, जोड़ी बनाइए भैया। तो सबसे पहला है एक्टिनाइड। एक्टिनाइड क्या है भैया, रेडियोधर्मी। अधिकतर एक्टिनाइड क्या होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं एक्टिनाइड, अधिकतर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियोधर्मी होते हैं। कौन है भैया रंगहीन, अभी बताया था मैंने, Zn2+। क्यों रंगीन होगा, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या होगा, रंगहीन होगा। कॉन्सेप्ट रंगहीन, प्रतिचुंबकीय, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं तो रंगहीन होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, है ना, अक्रियाशील होगा, ये सारे प्रॉपर्टीज रहती है। सिक्का धातु किसको कहते हैं, कॉपर और सिल्वर का मिक्सअप से क्या बनती है, सिक्का धातु। कॉपर और सिल्वर से क्या बनती है, सिक्का धातु। चलिए अगला, एक शब्द में उत्तर देना है आपको, 1 वर्ड क्वेश्चन है सारे। ये अच्छा रहेगा कि, चलो नहीं, रेड ही अच्छा है। जिंक परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों प्रदर्शित नहीं करता भैया, क्योंकि इसके पास में इसका जो डी कक्षक क्या होता है, पूर्ण रहता है, डी कक्षक पूर्ण रहता है इसके पास, इसलिए परिवर्ती मतलब +2 के अलावा कोई ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है, कोई संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, डी कक्षक पूर्ण होता है भाई साहब के बाद में। अब अगला क्वेश्चन आपका, Cu+ तथा Cu2+ में कौन सा आयन रंगहीन है, दिमाग में बिठा लीजिएगा, भेजा में, आप कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आना चाहिए Cu का। देखो Cu29, लास्ट में लास्ट का लिख रहा हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और क्या लिखते हैं 3d10 और 4s1 लिखते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। मेरी बात सुनना, अब आपके सामने क्या है Cu+, तो Cu+ का लिख रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा लास्ट में 3d10 4s 0 हो जाएगा, एक कम हो गया। फिर लिख रहा हूँ Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका लास्ट में लिखूंगा 3d, एक वो कम हो गया, एक यहाँ से, तो 3d9 4s 0। अब ये कह रहा है कि कौन इसमें से रंगीन है और कौन सा रंगीन है, Cu+ और Cu2+ में। तो यहाँ पर d10 है ना, तो इसमें d10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन भर देते अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। और भाई साहब इसमें भरूंगा मैं 9 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा मिस्टेक हो गया, 6 बना दिए। इसमें जो है इसके लिए बता रहा हूँ, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, इस
3D9 कंडीशन में, 3D9 कंडीशन में ये चीज़ हो रही है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो Cu2+ क्या होगा, Cu+ तथा Cu2+ में कौन सा आयन रंगहीन है और क्यों? तो भैया Cu2+ है रंगहीन। क्यों है? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। क्यों? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है Cu2+ में। देखो Cu29 का ये कॉन्फ़िगरेशन, Cu+ का ये 3D10 और Cu2+ का 3D9 तो 3D9 का ये मैंने यहाँ बताया है। ओके, अभी क्या है कि वापस ये जैसे किया यहाँ पे क्लिक के सारा गायब हो जाएगा, ये वाली चीज़ें क्लियर है। Cu2+ का 3D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये 3D9 एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये रंग Cu+ तथा Cu2+ में कौन सा आयन रंगहीन है? भाई साहब कौन सा आयन रंगहीन है ये दे रखा, तो कौन सा आयन रंगहीन है? Cu2+ नहीं सॉरी, रंगहीन है, रंगीन Cu2+ है, तो यहाँ लिखेंगे Cu+। समझ में आ गया? Cu+ क्यों है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3D10 होगा। और Cu2+ क्या होगा, रंगीन होगा, ये रंगीन और ये रंगहीन। क्यों है भैया ये रंगहीन? मैंने बता दिया आपको। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D10 Cu+ में एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, Cu2+ में 2 इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़े, चलिए। एफ ब्लॉक के तत्वों को कितनी श्रेणी में बांटा गया? भैया 2 श्रेणियों में। कौन सी? 2 श्रेणी में। 2 श्रेणी कौन कौन सी? एक तो लेंथेनाइट श्रेणी और एक एक्टिनाइट श्रेणी। लेंथेनाइट की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम इससे होती है? तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। यहाँ पे +3 लिखोगे, +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, स्थायी होती है। Fe2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, तो वापस होगा वही लिख रहा हूँ, Fe26। Fe26 का लास्ट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D6 4s2 ये होता है। अब भैया Fe2+ की बात करें ना, Fe2+, तो Fe2+ में क्या हो जाएगा, 3D6 और 4s0 लिख देगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। तो 3D6 में 1 2 3 4 5 और 6 कितने, ये तो जोड़ा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4। लूनार कास्टिक किसे कहते हैं, तो AgNO3 को लूनार कास्टिक कहते हैं। किसको कहते हैं, AgNO3 को लूनार कास्टिक कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने जो आज ये बताए वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर अपनों ने 1 वर्ड रब ने बना दी जोड़ी, मतलब जोड़ी बनाई है। और एक और क्वेश्चन किया अपनों ने, कौन सा वाला, रिक्त स्थान और बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको समझ में आए होंगे, मैंने विद कॉन्सेप्ट चर्चा करी इसमें। चलिए दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। सभी साथियों को, सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिएगा।